ब्राह्मी चन्दनवालिका भगवती अराजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता शूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इस ब्रह्मांड में एक आकाश मंडल है, इसको ज्योतिष मंडल भी कहा जाता है। और इस मंडल में ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारा हैं, और ये सारा सूर्य का परिवार है, इसलिए उसको सूर्य परिवार भी बोला जाता है। और सूर्य में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, इतना बल है, इतनी शक्ति है, सारे सूर्य मंडल को, सारे ग्रह मंडल को, सारे तारा मंडल को, इस सब को इसने बांध करके रखा हुआ, इसी से बंधे हुए। इसलिए सूर्य की बड़ी पूजा की गई है, सूर्य का बड़ा सम्मान किया गया। ऊर्जा, जो चंद्रमा चमकता है क्योंकि सूर्य के ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से। ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो चमकते हैं, उनकी चमक है वो भी सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से। जितने में नक्षत्र और तारागण हैं उनमें भी चमक है, तो ये सभी सूर्य का प्रकाश, उसका रिफ्लेक्शन। तो सूर्य परिवार का जो मालिक है वो सूर्य। सूर्य अनंत अपार ऊर्जा का केंद्र है, जो इतने बड़े ब्रह्मांड को पूरी तरह से अपनी ऊर्जा बांटता है और सबको पकड़ करके रखा हुआ है। और अलग अलग देशों में, अलग अलग पृथ्वियों में, अलग अलग ग्रहों में इसका अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। सुबह शाम के हिसाब से, प्रातः और संध्या काल के हिसाब से, उसके परिभ्रमण करने की रेखाओं के हिसाब से। तो उसमें जो हमारे पूर्वी देश हैं, जैसे भारत और भारत का परिसर, और पाश्चात्य देशों में जितने भी यूरोप के देश हैं वो सब आते हैं। पूर्वी देशों में और पाश्चात्य देशों में एक विशेष अंतर ये है, पूर्वी देशों में सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलता है। पूर्वी देशों में, जैसे भारतवर्ष में, वर्ष भर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब सूर्य उदय न होता हो, सूर्य का प्रकाश न मिलता। अगर एक क्षेत्र में नहीं मिला तो दूसरे क्षेत्र में, देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान में, किसी भी प्रदेश में सूर्य उदय होता ही होता। सूर्योदय न हुआ हो, सूर्य दर्शन न हुआ हो, ऐसा कोई स्थान नहीं। पूर्वी देशों की यह विशेषता, इनको पूरब के देश बोला जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, ये सबसे ज्यादा अगर मिलता है तो पूर्वी देशों को मिलता है।
और पाश्चात्य देशों में क्योंकि ठंड, बर्फ, कोहरा, उससे होने वाला फॉग, बादल इतने रहते हैं कि कई कई महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते, कई कई महीने तक सूर्य का प्रकाश उनको मिलता नहीं। ये पाश्चात्य देशों में पूर्वी देशों का अंतर है कि पूर्वी देशों में सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इतना अधिक मात्रा में मिलता है, और पाश्चात्य देशों में, यूरोप देशों में ये कहीं कम कहीं ज्यादा, और इतना जितना पूर्वी देशों को उससे ऊर्जा मिलती है ऐसा तो कहीं नहीं मिलता। पृथ्वी के जिस हिस्से को सूर्य का इतना प्रकाश मिलता है तो वहां की भूमि उपजाऊ भूमि हो जाती है, वहां की मिट्टी नरम हो जाती है, मक्खन की तरह हो जाती है। मिट्टी नरम होने से, अच्छी होने से, उपजाऊ होने से वर्षा और बादलों का पानी उसको जो है मिलता है, उस पानी को जब्ज कर लेता है, और उसके सूर्य की ऊर्जा मिलने से तो उसमें इतनी उर्वरा ताकत पैदा होती है, पैदा होने की इतनी ताकत पैदा होती है, उर्वरक स्थिति इतनी अधिक हो जाती है कि इतने पेड़, इतनी जाति के पेड़, इतने जाति के पौधे, इतने जाति के वृक्ष, इतने अलग अलग जंगल, अलग अलग जड़ी बूटियां, अलग अलग फूल, अलग अलग फल, ये दुनिया भर की जो है चीजें उस उर्वरा भूमि में पैदा होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है, उसकी ऊर्जा मिलती है, साथ साथ में वर्षा भी मिलती है, भूमि की उर्वरा बनी रहती है, तो वहाँ पर ये अलग अलग पेड़ पौधे इतने अधिक संख्या में होते हैं, और हजारों नहीं लाखों प्रकार की जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जो अपने आप में चमत्कार रूप है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग पेड़ हो जाते हैं, अलग अलग वृक्ष हो जाते हैं, अलग अलग फल हो जाते हैं, अलग अलग फूल हो जाते हैं। अरे सारा संसार ऐसा हो जाता है, सारा इलाका रंग बिरंगा, जैसे इंद्रधनुष होता है, अलग अलग रंग, अलग अलग प्रकाश, अलग अलग उसका रूप, ऐसा सौंदर्य ऐसा आ जाता है। ये सारा जी सारी विचित्रता, ये सारा जंगल, पेड़ पौधे, वर्षा, पानी, ये सारा सारा जो वातावरण है, ये सब सूर्य की रोशनी और सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव है। यही कारण है मुख्य रूप से हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, महावृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष इतने होते हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के आसाम, और उधर से पूरे पूर्वी देश तक इतनी हरियाली, इतने वृक्ष, इतने पेड़ पौधे, इतनी विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे होते हैं, इतनी जड़ी बूटियां होती हैं जिनका हम गिन नहीं, इतने घास फूस अंकुरण इतना हो जाता है, लताएं वगैरह इतनी हो जाती हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ये सब सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलने का परिणाम, सूर्य की ऊर्जा अधिक से अधिक प्राप्त होने का परिणाम। उड़ीसा में एक गंधमर्दन पर्वत है। इस पर्वत का प्रकरण पुराने शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में मिलता है, आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है, और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, और बड़ा मान सम्मान और बड़ा जो है प्रशंसा की जाती है गंधमर्दन पर्वत की। तो गंधमर्दन पर्वत जो है उसका वर्णन जो पुराने ग्रंथों में मिलता है, तो इसलिए मिलता है तो वहाँ जड़ी बूटियाँ इतनी अधिक होती हैं। आयुर्वेदिक पुस्तक में इसका वर्णन ज़्यादा है। कोई भी आयुर्वेदिक से संबंधित जो पुस्तक रहेगा तो उसको गंधमर्दन पर्वत का जिक्र वहाँ पर आएगा, वहाँ की जड़ी बूटियों का वर्णन वहाँ पर आएगा। एक बार
राजीव दीक्षित, जो स्वदेशी के सबसे बड़े प्रचारक हुए, आयुर्वेद के सबसे बड़े मार्गदर्शक, मोटिवेशनल उद्बोधन देने वाले श्रीमान राजीव दीक्षित तो उड़ीसा में गए। तो उड़ीसा में गए, वो कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की भाई गंधमर्दन पर्वत को जाना है, वो देखना है। तो उन्होंने बतलाया भाई वो पर्वत उस दिशा में। जब उस गंधमर्दन पर्वत की तरफ गए तो पास के गांव में गए और वहाँ के बुजुर्गों से पूछा इस संबंध में, जिज्ञासा की। ये काला हंडी पर्वत है, गंधमर्दन पर्वत है, इन पर्वतों का इतना जो है महिमा क्यों है? ये तो आज के जमाने की। उन्होंने जिस समय पूछा, राजीव दीक्षित ने वहां से बुजुर्गों से पूछा, गांव वालों से पूछा भाई इनकी महिमा क्यों है इतनी। तो उन लोगों ने बतलाया, साहब ये अधिक से अधिक जड़ी बूटियों के कारण इन पर्वतों की महिमा है। और गंधमंदन पर्वतन की महिमा तो इसलिए इसके अंदर जड़ी बूटियां इतनी होती। तो उन्होंने पूछा भाई आप लोगों के हिसाब से कितनी जड़ी बूटियां होनी चाहिए इसके ऊपर। तो उन बुजुर्गों ने बतलाया, साहब 16,000 जड़ी बूटियां तो इसमें आई हैं। 16,000। उनके तो नाम लिस्ट भी, क्या नाम वगैरह बतला सकते हैं, लिस्ट वगैरह दे सकते हैं? नहीं, उतना तो लिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन हमारी प्राचीन मान्यता 16,000 से ऊपर जड़ी बूटियां इस पर्वत के ऊपर है। और 400-500 के तो नाम भी आ जाते हैं। और हमारे दादा पड़दादा थे तो 1000, 2000, 1500 के जो है नाम याद थे उन्हें। अब हिसाब लगाइए, भारत के एक पर्वत पर इतनी जड़ी बूटियां हों तो पूरे भारत में कितनी जड़ी बूटी होंगी? कितने नदी हैं, कितने जंगल हैं, कितने पर्वत हैं, कितना बड़ा हिमालय है। तो भारत जैसे देश में एक छोटे से पर्वत में 16,000 जड़ी बूटियों की ये जो इतिहास है, तो ये जो सब, और इतना बड़ा हिमालय है, उसके अंदर 84,000 जड़ी बूटियां तो हिमालय के पर्वत और उस तलहटी में, उस हिमालय प्रदेश के अंदर मिल जाते हैं। तो हमारे देश में जड़ी बूटियों का साम्राज्य, और एक एक जड़ी बूटी अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिन पत्तों को हम देखते हैं, जिन पेड़ों को देखते हैं, जिन छोटे छोटे पौधों को देखते हैं, हर बरसात में पैदा होकर के सूखने वाले घास और झंकर को देखते हैं, वो भी अनमोल है। हमारे को ज्ञान नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है, हमारे को पता नहीं है, वरना ये जो घास घास नहीं है, ये सब रत्नों के रूप में तरह तरह का चमत्कार इन जो है जड़ी बूटियों से, इन घास झाड़ झंखरों से हो जाता है। जो कांटे हैं, जहरीले कांटे हैं, कोई कड़ुए हैं, जो कसाइले हैं, चुभने वाले हैं, अलग अलग स्वाद वाले हैं, अलग अलग आकृति वाले हैं, उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है, अलग अलग उनकी पहचान है, अलग अलग गुणों से ओतप्रोत है। और उनके एक दूसरे को अगर मिलाते हैं तो उसके अंदर 10-10 गुनी, 1000-1000 गुनी ताकत और चमत्कार बढ़ जाता है। जिन पेड़ों को हम रोज देखते हैं, रोज बैठते उठते सब समझते हैं, लेकिन उनके संबंध में भी हमारे को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उन पुराने ग्रंथों को तो पढ़ते नहीं, आयुर्वेद के अंदर इतनी रुचि नहीं है, आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ते नहीं, ऐसे जिज्ञासा करते नहीं, उसके ऊपर रुचि रखते नहीं है। ऐसी ऐसी बूटियां, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमारे आसपास में फैली हुई हैं, जिनको रुदंती बूटी कहते हैं। रुदंती बूटी वो है जिससे सीधा सोना बनाया जा सकता है, सोने का निर्मित किया जा सकता है, किसी भी धातु को, विशेष धातु को सोने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको रुदंती बूटी बोलते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी बूटी हैं।
मिट्टी के अंदर ताकत है, पत्थरों के अंदर ताकत है, पेड़ों के उन फूलों के अंदर ताकत है, उनके अंकुरों के अंदर ताकत है, उनके जड़ों के अंदर ताकत है, और तरह तरह की बीमारियों को नष्ट करने की इसके अंदर ताकत, शक्ति। तो ये जड़ी बूटियों का चमत्कार है। और इतनी जड़ी बूटियां, इतने औषधीय पेड़ पौधे, इतने औषधीय वृक्ष, इतने औषधीय फल फ्रूट हमारे देश में भरे पड़े। हर देश में अलग 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 अलग। लेकिन अब ये हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अंदर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद का जितना गहरा ज्ञान होगा, इनका प्रयोग करके उस सारे दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। हमारे पूरे देश में कितनी जड़ी बूटियां होंगी। अगर इन सारी जड़ी बूटियों का खोज करना चाहें, सबका लिस्ट बनाना चाहें, तो कम से कम 10 करोड़ विद्यार्थी अपने अपने गांव, अपने अपने नगर, अपने अपने नदी, अपने अपने जंगलों में जाकर के शोध करें और उसका लिस्ट बनाएं। 10 करोड़ विद्यार्थी वर्षों तक काम करें, तब जाकर के कितनी जड़ी बूटियां हमारे देश के अंदर मौजूद हैं इसका पता लगेगा। और उसके चमत्कार क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए तो बड़े भारी शोध का विषय है। इन जड़ी बूटियों को जैसे जैसे लोगों ने सुना, और उन लोगों ने सुना जो आतताई के रूप में आए थे, देश को लूटने के लिए आए थे, देश को बर्बाद करने के लिए आए थे, सोना चांदी के चमत्कार को देख करके आए थे। उन्होंने देखा यहाँ तो सोने से भी अलगुड़े तो रत्न है। तो विदेशियों ने हमारे देश के जड़ी बूटियों के अंदर बड़ी लूट मचाई और हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ से उखाड़ करके खत्म करके अपने देश में लेके गए। और उसका अलग अलग माल बना करके, दवाई बना करके, फिर पेटेंट करके उसको एलोपैथी के रूप में परिवर्तित करके हमारे को बना के दे दिया। जैसे गुड़ है, तो गुड़ तो अद्भुत दवाई है, उसको चीनी बना दिया, चीनी बना दिया और खाएगा तो सब, लेकिन शुगर सबको होगा। जैसे गुड़ से उन्होंने शुगर बना दिया, गुड़ को अमान्य घोषित कर दिया, बेकार घोषित कर दिया, बंद करा दिया, मरवा दिया और शुगर मिल लगा दिया। अब सारे देश को शुगर खिला दिया। अगर शुगर से शुगर की बीमारी होती, तो ऐसे इन लोगों ने हमारे देश के जड़ी बूटियों का ही दुरुपयोग करके, हमारे देश के औषधियों का ही दुरुपयोग करके, उसको एलोपैथिक में कन्वर्ट करके उन्होंने हमारे देश को लूटा। और आज तक ये लूटपाट चल रही है। वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, जानकारी लेते हैं, उन पौधों को लेकर के जाते हैं और अपने नाम से पेटेंट करवाते हैं। जैसे हल्दी लेकर के गए, हल्दी का प्रयोग किया, हल्दी की दवाई वगैरह बनाई और हल्दी के पेटेंट अपने नाम से करवा दिया कि हम हल्दी के विशेषज्ञ हैं और ये कोई दूसरा इसका उपयोग नहीं कर सकता, हम ही करेंगे, हमारे से पूछ के करना पड़ेगा। ऐसे भारत की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, जीरा है, काली मिर्च है, अदरक है, आदि आदि जो चीज़ें हैं जो हमारे देश की हैं, इनको ले जा करके विदेशों में विदेशियों ने, यूरोप वालों ने, पाश्चात्य देश वालों ने अपने नाम से पेटेंट करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्हें ये चीज लेना तो हमारे से लेना, घी का पेमेंट करवाया, पेटेंट करवाया, घी के विशेषज्ञ बन गए, उनका प्रयोग किया, लोग ठीक हो गए, वो रिकॉर्ड तैयार किया, वह सरकार के अंदर रखा, पेटेंट करवाया, हम इसके विशेषज्ञ हैं, ये हमारे पास उपलब्ध है, हमारे से ले लो।
तो यहाँ की जड़ी बूटियों को मुफ्त के अंदर ले जा करके वहां पर लोगों ने करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर कमाए। एक तरह से नहीं लूटा, दसियों तरह से जो है देश को लूटा। और भारतीयों को अपमान करने के लिए कहने लगे तुम्हारा जो ये आयुर्वेदिक है तो कुछ भी नहीं है, एलोपैथिक सबसे अच्छी चीज, हमारी दवाई सबसे अच्छी है। अरे उनको पता नहीं, अरे हमारा जो आयुर्वेद है वो तो भगवान रामचंद्र जी के जमाने से है, उस जमाने से जड़ी बूटियों का प्रयोग। इन नालायकों ने ये बात कर दी, नहीं रामायण ही गलत है, वही काल्पनिक है, वो है ही नहीं, जिससे कि ये हमारे देश की जो आयुर्वेदिक की प्राचीनता खत्म हो जाए, जो इसका स्वर्णिम एक इतिहास है उसको धूमिल किया जा सके। इसलिए ऐसे हमारे ऐतिहासिक प्रसंगों को, उनको ही उन्होंने काल्पनिक घोषित कर दिया। और उनके चेले चांटे तो यहाँ पर आए हैं, उसी चीज़ों को पैसे के पीछे यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, जो देश विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं, जो भारत माता के गोद में पलते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो गद्दारी करते हैं ऐसे लोग। अब कितने हजार लाखों वर्ष पहले की बात, जब लंका के अंदर युद्ध हुआ, लक्ष्मण जिस समय मूर्छित हो गए, घायल हो गए, किसी तरह से सुषेण वैद्य को वहां पर बुला लिया गया, पकड़ करके ले आए उनको हनुमान जी। सुषेण वैद्य रावण का वैद्य था, जबरदस्त वैद्य था उसने जिस समय देखा और देख करके कहा भाई अब ये जो लक्ष्मण जैसे ताकतवर वीर का जो है बेहोश हो जाना, घायल हो जाना, ये कोई सामान्य घटना तो थी नहीं। ये लोग तो छोटी मोटे भार को तो सब कुछ सहन करने वाले लोग थे। हमारे देश के वीर तो बिना सिर के भी हजारों अपने शत्रुओं को सुला करके सोने वाले लोग थे। तो ये घटना बड़ी भयंकर घटना थी, दर्दनाक घटना थी, जिसने रामचंद्र जी को पूरी तरह से रुला दिया था। तो सुषेण ने कहा तो इनका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए जड़ी बूटी चाहिए, और वो जड़ी बूटी मिलेगी हिमालय में। हिमालय है, ठंडा प्रदेश है, वहां पर जो जड़ी बूटी है वो जो 0 डिग्री से नीचे जा करके तापमान रहता है, वहां पर पैदा होने वाली वो जड़ी बूटी मेरे को चाहिए। अगर वो जड़ी बूटी मिलेगी तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, स्वस्थ कर सकता हूँ। तो हनुमान ने ये बीड़ा उठाया, वो गए और उन्होंने देखा कि लक्षण तो बतलाया था, परिचय तो बतलाया था, लेकिन भूल गए, कुछ ध्यान में नहीं आया। उन्होंने कहा अगर कोई लेकर के जाए वो ठीक ना निकले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम है नहीं अपने पास। तो पहाड़ी उठा करके लाया। उन्होंने कहा अरे ये क्या? उन्होंने कहा मेरे को पता नहीं लगा, मैंने सोचा पता नहीं वो ठीक रहे नहीं, पूरा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा सारा पहाड़ उठा के लाया। तो उसमें से छांट करके सुषेण वैद्य ने उन जड़ी बूटियों को छांट करके, उनको घोट करके, उनको जिस समय सुंघाया, और सुंघाने से ही लक्ष्मण जी जागृत हो गए, उनकी बेहोशी टूट गई, उनकी बीमारी दूर हो गई। तो हमारा आयुर्वेद तो इतना पुराना है, अब इसको काल्पनिक बनाने वाले लोग, ये लोग उस दिन बिल्कुल हताश हो गए। उस दिन ये लोग पूरी तरह से हताश हो गए जिस दिन यूएसए ने ये घोषणा कर दी कि रामेश्वर से लेकर के लंका तक जो राम सेतु है ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, इसके अंदर लोहे के कील लगे हुए हैं, इसके अंदर जो है चूना लगाया हुआ है, और ये जो है मनुष्य कृत्य है और बिल्कुल असली चीज है, इसमें काल्पनिकता कुछ नहीं है। तो रामायण को काल्पनिक कहने वाले लोग,
उनके चरित्र को काल्पनिक होने कहने वाले लोग औंधे मुरे बुरी तरह से गिर गए। लेकिन इनका नाक तो कितनी बार कटे, लेकिन नकटों को शर्म तो आती नहीं है। जिसका नाक ही कटा हुआ उनको शर्म तो आती नहीं है, लेकिन औंधा मुंह गिर गए, बोलने लायक न रहे। नासा ने सिद्ध कर दिया ये पुल है, मौजूद है, उस समय पानी के ऊपर था, वो इतने हजारों वर्षों के बाद पानी के नीचे चला गया, वो बात अलग है। लेकिन वो मनुष्य कृत है और सुरक्षित है, कहीं क्रैक भी नहीं हुआ। सैकड़ों उसके फोटो निकाल के सारी दुनिया को दिखा दिया। तो देखो आयुर्वेद तो इतना प्राचीन, इतना अद्भुत है, इतना आश्चर्यजनक है, जिसको स्वीकार्यता हमारे देश की तरफ से स्वतंत्रता के बाद भी नहीं मिली। उसको जो महत्व मिलना चाहिए, उसको जो सहयोग मिलना चाहिए, सहकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। इसलिए आज हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। वरना आयुर्वेद तो वो चीज़ है, आज भी उतना ही प्रभावशाली, आज भी अद्भुत है, और आज भी इससे प्रयोग से हम पूरे देश को स्वस्थ बना सकते हैं, सारी बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं अपने आप को। तो ये हमारी पद्धति बहुत प्राचीन पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, प्रयोग की हुई पद्धति है। इसके ऊपर भरोसा जरूर जीवन के अंदर आना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।